हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों रुक्मणी पब्लिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने इसमें टोटल 20 सेट है। 20 सेट में अभी तक हम लोगों ने 17 सेट लगा चुका है। आज जो होने वाली है हम लोग का 18वां टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ठीक है। यदि आप डेली वाइज पे लगाते होंगे तो आपको पता होगा। यदि आप नए हैं दोस्तों तो इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट राउंड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। देखिए दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि अभी जैसे ही हम लोग का ये टोटल 20 के 20 टेस्ट सीरीज खत्म होंगे, उसके जस्ट बाद ही दोस्तों आपकी मैराथन क्लासेस होंगी। जैसे कि मैंने सेट 17 कराने से पहले बताया था, तो सेट 18 कराने से भी पहले मैं इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि जो भी एक बार इस टेस्ट सीरीज को नहीं लगाए होंगे उनके लिए भी एक तरह से प्रॉफिट हो जाएगा टोटल 20 सेट के लिए। और जो लगा चुके हैं उनका तो एक तरह से क्या बता दें, रिवीजन हो जाएगा उनका, है ना दोस्तों। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी एग्जाम के लिए, तो ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग होंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपका, ठीक है। तो आइए हम लोग टेस्ट सीरीज का लगाते हैं 18 नंबर और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। देखिए टेस्ट सीरीज नंबर 18, टेस्ट सीरीज 18 पहला जो सेक्शन आता है आपका जनरल हिंदी का आता है। ये जनरल हिंदी में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए सेक्शन 1 जनरल हिंदी। पहला क्वेश्चन है कि रिपु आंतनकी कुंडली करी जोगनी चबात पीबही में पागी मनो जुबित जलेबी खात। यहाँ पे कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है दोस्तों। अलंकार पूछा जाता ना दोस्तों तो आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे मानो मनहु जैसे आ जाता है, ये हम लोग कहाँ चले जाते हैं बताइए, उत्प्रेक्षा अलंकार में चले जाते हैं, ठीक है। बट हम लोग से क्या पूछा गया है, रस पूछा गया है। बता दीजिए कौन सा रस है इसमें, तो आंसर इसमें बता दीजिएगा। यदि क्रोध रस रहता है ना दोस्तों, क्रोध रस, तो इसके लिए हम लोग कैसे पता करते, तो ये क्रोध रस को हम लोग पहचानने के लिए रौद्र रस इसका स्थायी भाव होता है क्रोध का, है ना। और रौद्र का क्या होता है, तो रौद्र का ही स्थायी भाव क्रोध होता है। भयानक का क्या होता है, तो भय होता है, भयानक का भय होता है। तो बच क्या गया, एक विभत्स बच गया, यानी आंसर हम लोग का डी करेक्ट होगा। यहाँ पे विभत्स रस हो जाएगा जिसका स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्स होता है या फिर घृणा कह सकते हैं आप, है ना। आगे देखिएगा, कह रहा है कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है, में कौन सी अलंकार है। बताइए इसमें कौन सी अलंकार है दोस्तों। देखिए ये बात को एक बार और आप पढ़िएगा ना तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे। देखो, देख लो साकेत नगरी है यही, है ना, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। मतलब सपोज कर लो कोई एक नगर है जिसका नाम है साकेत, यह जो है दोस्तों कहाँ जा रही है, स्वर्ग से मिलने जा रही है। तो क्या ये पॉसिबल है, बात कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा चढ़ा कर बोला गया, तो यस, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार। जो बढ़ा चढ़ा कर बात को बोला जाता है उसमें अतिशयोक्ति अलंकार होता है ना। आगे देखिएगा, कह रहा है कि उपमा अलंकार के कितने अंग है। बताइए उपमा अलंकार के कितने अंग है, तो आंसर बता देंगे, टोटल है 4। आंसर हो जाएंगे हम लोग का बी करेक्ट। कितने हैं, 4 है। कौन कौन है, उपमेय है, उपमान है, वाचक है और साधारण धर्म है। देखिए कह रहा है कि गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है। गंगा जो है यह संज्ञा के हमें प्रकार बताना है। तो देखिए जिसका प्रॉपर नाम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, मतलब कि व्यक्तिवाचक कहते हैं। यानी आंसर हम लोग का बी करेक्ट बन जाएगा, है ना। समूहवाचक जो ग्रुप में होता है, जातिवाचक जो कॉमन हो गया जैसे बॉय कैट गर्ल ये सब हो गया, भाववाचक जो फील कर सके जैसे चाइल्डहुडनेस, है ना, जैसे कि हो गया आपका हैप्पीनेस, है ना, ये सब हो जाएगा आपका भाववाचक। देखिए जैसा करोगे वैसा भरोगे, सर्वनाम का हमें कौन सा भेद है ये बताना है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, बताइए इसमें कौन सा भेद है। तो आप बता रहे हैं क्या कि ये अनिश्चय, इसमें कोई अनिश्चय बात कहा ही नहीं गया, इसमें निश्चय भी कोई बात नहीं कहा है, इसमें प्रश्न पूछा ही नहीं गया, तो बच एक ही गया। इस दोनों के बीच में संबंध है, जो रिलेशन है कि जैसा करोगे वैसे भरोगे ही। तो आंसर हम लोग का डी करेक्ट बन जाएगा यहाँ पे। देखिए और आपको बता दें कि संबंध वाचक जो सर्वनाम है उसको पहचानने के लिए जो, सो, जैसा, वैसा, ये जब आ जाए तो समझ जाइएगा कि संबंध वाचक सर्वनाम के बारे में कहा गया है। देखिए आगे, बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे मिलते सांबों से, वे थे सहायक बड़े दुख के दीनों के, में कौन सा छंद है। इसमें हमें क्या बताना है, छंद है कौन सा। तो देखिए इसमें कौन सा छंद है, इसमें छंद जो है वसंत तिलिका है। कौन सा है, वसंत तिलिका इसमें छंद है। वसंत तिलिका छंद समवर्ण वृत्त छंद है। यह जो है 14 वर्णों वाला छंद है ना। बता दे सवैया के बारे में, सवैया एक छंद है
यह जो है 4 चरणों का संपाद वर्ण छंद है ना। और जैसे कि यहाँ पे बरव है, बरव में 19 मात्रिक छंद होते हैं और मध्यक्रांता जो है यहाँ पे 17 वर्णिक इसमें छंद होते हैं। देखिए, जो मुश्किल से खाया जा सके, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपको लिखना है। जो मुश्किल से खाया जा सके उसको क्या बोलते हैं बताइए? तो उसे आंसर बता देंगे दुर्भक्ष। आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। दुर्भक्ष होगा यहाँ पे। और जिसे करने में कठिनाई हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग दुष्कर, है ना। जिसको करने में कठिनाई हो उसे दुष्कर कहते हैं और जिसको प्राप्त करने में बहुत कठिन हो उसे दुर्लभ कहते हैं, है ना। और विषम का विलोम क्या होगा? तो सम होगा। आगे देखिए, मेमोरेंडम का हमें सही परिभाषिक शब्द बताना है कि क्या होगा। मेमोरेंडम का मतलब क्या होगा ये आपको बताने हैं। तो मेमोरेंडम का सही अर्थ क्या होता है? ज्ञापन करना, है ना। आंसर बी करेक्ट बता दीजिएगा, ज्ञापन होगा। देखिए, कह रहा है कबीरा सोई पीर है, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानियो, को काफिर बेपीर में कौन सी अलंकार है? बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? तो आंसर से इसमें बता दीजिए। श्लेष मतलब ये चपका नहीं है, ये रूपक है ही नहीं। दो ऐसा वर्ड जो दो बार आया हो और रिपीटेड में दोनों बार अलग अलग हो, ऐसा है नहीं। ये पुनरुक्त है नहीं, बच गया एक ही। ऑप्शन नंबर डी, यह है यमक अलंकार। कौन सा है? तो यमक अलंकार है यहाँ पे। यमक अलंकार कैसे पता करेंगे? जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, वहां पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार आप तो समझते होंगे, जब कविता में एक ही शब्द में अनेक शब्द मिले हो, मतलब सटे हो, तो उसे हम लोग कहा कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार के लिए एक बार जान लीजिए क्या है। तो रूपक अलंकार जब कविता में उपमेय और उपमान का आरोप कर दोनों का कर दिया जाता है, तो उस समय हम लोग क्या कहेंगे कि ये रूपक अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का यमक अलंकार बना। जैसे कि आपने देखा जे जाने पर पीर, जे यहाँ पे यहाँ भी जे है ना। न जानाई को काफिर। आगे देखेंगे, कह रहा है कि आपके घर में मैं स्वयं आया था। इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम आपको बताना है। स्वयं, स्वयं का बता दीजिएगा। स्वयं का है यहाँ पे बता दीजिए। तो स्वयं के लिए आप बता देंगे यहाँ पे कि यह जो है निश्चय नहीं है। क्या अनिश्चय? यह भी नहीं है। संबंध तो है ही नहीं इसमें, तो बच गया कि ये है निजवाचक सर्वनाम। आंसर हमारा डी करेक्ट होगा। क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम में आप भी आता है, ठीक है ना। जैसे आप रहता है तो ये भी आप भी क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। देखिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कृपण का विलोम है? बताइएगा, कृपण का विलोम कौन है? तो कृपण का विलोम जो है क्या होगा? ये होगा दानी। आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और अधम का विलोम क्या होगा? अधम का विलोम जो आप बताइएगा दोस्तों, यह बताइएगा उत्तम, है ना। क्या होगा? उत्तम होगा। और कनिष्ठ का क्या होगा बताइए? तो कनिष्ठ का बता दीजिएगा ज्येष्ठ। क्या होगा? ज्येष्ठ होगा। तो आपको बताना है दोस्तों कि कृधन का क्या होगा? कृधन का क्या होगा? ऑप्शंस में बताइए, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, ठीक है ना। देखिए आगे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इन तिलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्तियों का सही अर्थ बताना है। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो किसी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना। आंसर्स ए करेक्ट बता दीजिएगा। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग शब्द बता दीजिए। तो कवि का कवित्री होगा। आंसर्स बी करेक्ट बताएंगे, कवित्री होगा। देखिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है, हमें बताना है। कौन है तद्भव नहीं? बताइए। तो आंसर बताएंगे यहाँ पे अग्नि जो है तद्भव नहीं है। आंसर डी करेक्ट बता दीजिएगा। अग्नि का तद्भव शब्द क्या होता है? आग होता है ना। क्या होता है? आग होता है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में काले शब्द कहने का मतलब है जो रेड है, ये उस शब्द का हमें सर्वनाम का प्रकार बताना है। देखिए इसमें संबंध तो है नहीं, सीधे कर दीजिए। निजवाचक है नहीं, निजवाचक आप मैं स्वयं रहता तब ना। निश्चय तो है नहीं, इसमें बताया ही नहीं गया कि कितना है। इसमें अनिश्चय बताया गया कि ये कितना है, इतना बताया ही नहीं गया। इसमें फिक्स्ड परिमाप बताया ही नहीं गया, कुछ है इतना है, तो इसलिए अनिश्चयवाचक होगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट बता देंगे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि रस के अवयवों की संख्या कितनी है? रस के अवयवों की संख्या कितनी है? तो आंसर बता देंगे, टोटल है 4। आंसर्स क्या बताएंगे? बी। और वो कौन कौन है?
तो पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो रसों की संख्या 11 मानी गई है। और भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो आप आंसर बता देंगे 8 माने हैं, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है, कौन है बताइए? तो आंसर बताएंगे रात्रि निशा यहाँ पे सही नहीं है। आंसर बी करेक्ट होगा, रात्रि निशा सही नहीं है। रात्रि जो है वो निशा का एक पर्यायवाची शब्द है ना। जैसे कि आपको बता दें पाषाण का पाहन ये तद्भव है। नृत्य, नृत्य हो गया ये आपका तत्सम हो गया, तो इसका तद्भव नाच ठीक है। ये सुकर, सुकर जो है आपका तत्सम है, सुकर का तद्भव हो गया सुअर, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये इसका पर्यायवाची है, तो आंसर बी करेक्ट होगा। कह रहा है इसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य का वाच्य कौन सा प्रकार का है? उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, तो आंसर इसमें बताएंगे कर्मवाच्य। कौन सा कर्मवाच्य है? आंसर सी करेक्ट बताइएगा। क्रिया के जिस रूप में वाक्य का उद्देश्य, वाक्य का जो उद्देश्य होता है वो कर्म प्रधान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। देखिए नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में आप बताएंगे बहुब्रीहि समास है। कौन है? बहुब्रीहि समास। आंसर सी करेक्ट होगा। नीलकंठ शब्द का समास विग्रह जो है नीला है कंठ जिनका, अर्थात भगवान शिव कह सकते हैं। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। माँ बाप बताइएगा, माँ बाप में कौन सा समास है? तो माँ बाप बता देंगे आप द्वंद्व समास है। कौन है? द्वंद्व, है ना। और यथाशक्ति पूछा जाए तो यथाशक्ति अस्थाई भाव समास है, अव्ययी भाव समास है। ओके, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। त्रिलोक बोल दें तो त्रिलोक आप बता दीजिएगा द्विगु समास है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तिमिर का पर्यायवाची बताना है? तिमिर का पर्यायवाची क्या होगा? तिमिर का होता है दोस्तों अंधकार। आंसर बी बताएंगे क्या होता है? अंधकार होता है। किरण का पर्यायवाची क्या होगा? तो किरण का पर्यायवाची ज्योति, प्रभा, रश्मि, ये सब बता दीजिएगा। और रात का बताइए, रात का पर्यायवाची आप रात्रि, निशा, अंधेरा बताइएगा, है ना। तो बताइए शब्द का पर्यायवाची कमेंट सेक्शन में पिन करके बताइए जरूर। देखिए आगे क्वेश्चन है कि पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखना है। क्या लिखिएगा? तो आंसर बताएंगे प्रायश्चित। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा प्रायश्चित, है ना। देखिए निम्नलिखित किस वाक्य में कृत्यवाच्य का प्रयोग हुआ है, ये हमें ढूंढना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कृत्यवाच्य का प्रयोग किस में हुआ है। तो देखिए कृत्यवाच्य के लिए देखेंगे तो मोहन पुस्तक जो है पढ़ रहा है, यहाँ पे कृत्यवाचक का प्रयोग हुआ है। आंसर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप में वाक्य के उद्देश्य का बोध हो वह कृत्यवाच्य कहलाता है, जिसमें लिंग एवं वचन, लिंग एवं वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होता है ना। जैसे यहाँ हमने देखा है कि छात्रों द्वारा सजावट की गई है, छात्रों द्वारा सजावट की गई, इस वाक्य में क्या है? कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है ना, कृत्यवाच्य नहीं कर्मवाच्य। उन्होंने काम किया है क्या? तो वो सजाने का काम छात्रों द्वारा किया गया है, ठीक है। जैसे कि आज नागरिकों द्वारा सफाई का अभियान चलाया गया, ये भी उनके द्वारा करवाया गया, तो ये कर्मवाच्य है यहाँ पे, ठीक है। कृत्यवाच्य बस एक ही है, ऑप्शन नंबर डी, जो मोहन खुद कर रहा है वो, है ना। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, है ना, तो ये उठा नहीं गया दर्द के कारण, तो ये भी आपका क्या है? कर्मवाच्य है। आगे देखिए काला काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? बताइए कौन सा अलंकार है? अब देखिए यहाँ पे भी घटा है, यहाँ पे भी घटा है, दो घटा है, दोनों का मीनिंग जो है यहाँ पे अलग अलग है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है यमक अलंकार। आंसर बी करेक्ट बताइएगा, है ना। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि ना नौ मन तेल होगा, ना नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, इस लोकटियों का सही अर्थ क्या होगा? इस लोकटी का अर्थ क्या होगा सही? तो आंसर बता देंगे कि बड़े लोग की बात बड़ी होती है, बिल्कुल गलत। बड़े लोगों से काम कराना बहुत कठिन होता है, ये भी नहीं होगा। कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना, हाँ ये बिल्कुल फुलफिल कर रहा है, यानी आंसर ऑप्शन नंबर सी, मतलब वो काम ही नहीं होगा जो काम के लिए शर्त रखा गया, असाधारण शर्त रख देना, है ना। आगे देखिए गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन इससे बने। देखिए गद्यांश है कि बच्चों और खिलौनों का संबंध सदैव से रहा है। हम यह भी
कह सकते हैं कि खिलौने के बिना हम बच्चों की दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चाहे हम बच्चों की खिलौना खरीद कर दे या न दे, बच्चे अपनी किसी न किसी चीज़, चाहे वह टूटे फूटे डिब्बे हो या किसी तरह के अन्य सामग्री को खिलौने की शक्ल दे देते हैं। हम बच्चों को एकदम छूटपन से ही मुंह या फिर खिलौने से अजीबोगरीब आवाज़ निकालकर बहलाते हैं और बच्चे बहल भी जाते हैं। यही बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, खुद भी चीज़ों को तोड़ तोड़ कर खिलौने बनाने में अपनी रचनात्मक ऊर्जा का खूब इस्तेमाल करते हैं। इसलिए भी यह ज़रूरी होता है कि बच्चों की इस रचनात्मक ऊर्जा को उभारने के लिए उन्हें भरपूर मौका दिए जाए। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या पूछे गए हम लोग का क्वेश्चन है कि गद्यांश के इस बात की ओर संकेत किया गया है कि किसकी ओर संकेत किया गया। आइए पढ़ते हैं हम लोग ऑप्शंस, पता चलेगा कि बच्चों को खिलौने खरीद कर देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल गलत। बच्चों अपने आसपास की चीज़ों के खिलौने बना लेते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है, यानी आंसर हम लोग का बी ही मिल गया करेक्ट। तो राइट आंसर बी बता दीजिएगा। देखिए सेक्शन नंबर 2 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन से इसमें पूछा गया है कि ये जो दिया गया फ्रैक्शन ये कैसा है, समतुल्य है, तुल्य है, अलघुकर्णी है या विषम संख्याएं हैं। तो कैसे हम पता करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे हमने 2/3 लिए, ठीक है ना, और ये 4/6, ये 6/9 है। तो देखिए 2/3 को तो इसे छोटा नहीं कर सकते, 4/6 को लेकिन हम लोग छोटा कर सकते हैं। 4/6 को काटेंगे तो 2/3 आ गए, देख रहे हैं ये इसी के बराबर आ गए। 6/9 को भी हम छोटा कर सकते हैं, काटिए तो 3 दूना 6 और 3 3 9, ये भी आ गया 2/3। देखिए ये भी 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3, तीनों के तीनों 2/3 है, मतलब ये क्या है, समान है, समतुल्य भिन्न है। तो आंसर हम लोग का ए बन गया। देखिए आगे कह रहा है ए अकेले किसी कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 7 दिनों में समाप्त करता है, ए और बी मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, तो काम कितना हिस्सा अवशेष बच गया है वो हम लोग को बता देना है। तो देखिए पहले ए करता है 3 दिन में, ठीक है, ए के द्वारा करा देते हैं हम लोग 3 दिन, बी कितने दिनों में, 7 दिनों में, ठीक है। चलिए तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितने हो जाएंगे 21, ये हो जाएगा 7, ये 3, है ना। तो आप बता देंगे क्या कि ये 21 काम तो करते हैं और 7 और 3 10, इतने दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इससे छोटा तो होगा नहीं, 21/10 है। अब देखिए ये जो हमारे पास वर्क आ गया है वो दोनों मिलके कितने दिनों में करते हैं, 2 दिनों में कर लेते हैं, ठीक है ना। कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में, तो 1/2 हो जाएगा। तो करिए यहाँ पे 21 और नीचे हो जाएगा 20, मतलब ये कर लेते हैं 21/20 में। लेकिन हमें क्या बताना है कि वो अब कितना शेष बचेगा। देखिए ये तो इतना काम कर चुके, तो है इतना टोटल काम एक है, इसमें से आप घटा लेंगे 20 और बटे 21, है ना, क्योंकि ये उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जैसे हमने ले लिया है ये जस्ट अपोजिट होता है, एलसीएम लीजिएगा तो 21 में से 20 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 1 और बटे 21, मतलब कि वह कितने दिनों में कर लेगा, शेष जो बचा होगा 1/21 काम बचा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनेगा, 1/21। देखिए कह रहा उपयोग की गई स्टीरियो की पुनः बिक्री पर जो है कमल को 21% का लाभ प्राप्त होता है। उसने 1500 में स्टीरियो खरीदा था, तो उसने इस पे कितने में बेचा होगा ये हमें बताना है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो 21% का। चलिए 1500 की वस्तु है, यहाँ पे 1500 लिखेंगे, उसको प्रॉफिट हो रहा है 21, तो 121 लिखिए सीधे और बट्टे 100 डालिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 15 और 121 में गुना करेंगे तो 18 15 आ जाएगा। तो इसका क्या आ गया, विक्रय मूल्य। यहाँ पे ये कितना में बेचा था ये आ गया, तो हमें यही तो बताना था, तो आंसर हमें निकल गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि बताना है हमें। 15 संतरों का क्रय मूल्य, 15 संतरों का क्रय मूल्य यह जो है 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप बताएंगे सीपी ओपन एसपी, है ना। यहाँ पे लिखेंगे 20 और बट्टे 15। आप खुद देखिए कि हमने खरीदा था 20 में और बेच रहे हैं 15 में, तो कितना का हमें लॉस हुआ, तो आप बता देंगे 5 रुपए का लॉस हुआ। किस पे लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, बट्टे 20 और गुने 100 कर दीजिएगा। 20 से काटेंगे 5 टाइम में, 5 5 25, यानी कितना का उसे लॉस हुआ, 25% का लॉस हुआ उसे, है ना। तो आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताएंगे 25%। देखिए आगे कह रहा है क्या, धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा
जो कि समानांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार 20 मीटर और ऊंचाई भी दिया हुआ 5.4। तो बहुत ही आसान है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फिर, आधार गुने ऊंचाई ही तो होता है। तो आधार कितना है आपके पास 20 है और गुने 5.4 लिखिए। इसको हटाइए, डेसिमल को 0 से 0 काटिए। 54 दूना कितना होता है 108 होता है, मतलब 108 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर सी बन जाएगा आपका 108 मीटर स्क्वायर। देखिए आगे कह रहा है कि 56 के वर्ग का अस्थायी अंक क्या होगा। देखिए ये 56 है, आप खुद देखिए, हमें किसका बताना है, इकाई अंक। इकाई अंक पहले वाला का 6 का ही होल स्क्वायर करना दीजिए, हमें इकाई से मतलब है। तो इस 6 का होल स्क्वायर करेगा तो 36, मतलब लास्ट में 6 रहेगा ही। तो आंसर हम लोग का डी करेक्ट होगा, पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं है। देखिए आगे आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर और उसके एक विकर्ण की लंबाई 2.8 मीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें बता देना है कि कितना होगा। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए हमें निकालना होगा पहला डायगोनल गुने दूसरा डायगोनल। तो हमारे पास एक ही दिया हुआ है, दूसरा निकालना होगा। तो देखिए हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे कैसे, समचतुर्भुज कैसे होते हैं। तो समचतुर्भुज ऐसे ही ना होते हैं, ये हो गए समचतुर्भुज। देखिए ये डायगोनल और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे फॉर्मेट 90 डिग्री पे काटते हैं, ये तो पता होगा आपको समचतुर्भुज के विकर्ण। ठीक, अब देखिए हमने जैसे इसका नामकरण किया कि ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है और यहाँ पे ओ है। अब देखिए हमने सपोज करिए क्या कि हमने ये ही लिया एंगल बी ओ सी इक्वल कितना 90 डिग्री। ये तो हम बोल सकते हैं बी ओ सी, ये जो हमारा क्या है तो 90 डिग्री आप बताइएगा, है ना। कि ये कौन सा हमें त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज जो बन गया हमारा समकोण बन गया, है ना। समकोण जब बन गया तो ये आपके पास दिया हुआ है एक लंबाई और एक विकर्ण भी दिया हुआ है। विकर्ण कितना है, तो विकर्ण आपके पास है दोस्तों 2.8 मीटर है। तो ये टोटल 2.8 है, तो आधा कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, ये 1.4 हो जाएगा। तो दोनों जोड़ेंगे तो 2.4 हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा, ठीक है। और एक भुजा कितना दिया है 5 मीटर। अब बताइए क्या ये बेस नहीं निकल जाएगा, जब बेस निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, तो माना दूसरा डायगोनल निकल जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे करेंगे क्या, ओ सी का होल स्क्वायर इक्वल आप बता देंगे कि बी सी का होल स्क्वायर, बीसी का होल स्क्वायर माइनस कर दीजिएगा क्या, तो आप बताएंगे कि ओ बी का होल स्क्वायर, जिसमें बीसी 5 का होल स्क्वायर है माइनस ओ बी है 1.4 का होल स्क्वायर करिएगा। तो ये 25 और माइनस ये हो जाएगा कितना 196 हो जाएगा, होगा ना। तो इसमें 25 में से ये घटाइएगा तो कितने आ जाएंगे आपके पास, आपके पास आ जाएगा 23.04, है ना। 230.4 ये किसका होता है, तो आप बता देंगे 4.8 का होता है। किसका होता है 4.8 का होता है। तो अब देखिए पहला डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल हमें मिल चुका है ना, पहला और दूसरा मिल चुका है। तो बस हम लोग यहाँ पे रखेंगे पहला और दूसरा को 1/2 क्षेत्रफल होता है, 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। तो लिखिए यहाँ पे पहला 1/2, पहला डायगोनल कितना है हमारा, तो आप बताएंगे 2.8 है और गुणे दूसरा कितना निकला है 4.8 निकला है। बस इसे गुणा करिए आप, तो गुणा कर देंगे इसको, तो ये 2 से काटिए इसको, है ना। यहाँ 2 से काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ये भी आप 10 लिख लेंगे, है ना। और क्योंकि ये 4.8 हमारा एक निकला था, क्योंकि इसका 2 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तभी तो, जैसे ये हमारा निकला था ये आधा, ये इतना निकला था 4.8, तो ये दोनों बताइएगा ना 4.8 इंटू 4.8, ओके ना, तब जाके सेकंड डायगोनल होगा। तो ये सीधे 2 से 2 काट दीजिए और बाद बाकी ये सभी से मल्टीपल कर देंगे, तो कितने आ जाएंगे आपके पास, तो आ जाएंगे 13.44 मीटर स्क्वायर। 13.44 देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपके पास राइट आंसर ए है, 13.44 मीटर स्क्वायर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सअभाज्य संख्या है, हमें सअभाज्य बता देना है। देखिए कौन है, ये 25 है, ये 20 है, ये तो कंफर्म है करना, तो ये नहीं होगा आपका। देखिए ये 8 है, ये 6 है, ये भी 2 से कटेगा, ये कंफर्म नहीं होगा। देखिए ये 14 और ये 13 है। देखिए इसे हम लोग पहले देख लेते हैं ये वाकई में है या नहीं। तो आप देखेंगे 114 और 213 क्या किसी से डिविजिबल है ये, तो आप देखिए पहले 3 से देख लेते हैं हम लोग, तो 3 से है और 3 से ये भी है, मतलब ये दोनों 3 से है, तो ये भी नहीं हो सकता है। बस एक ही बच गया, वो है ऑप्शन नंबर डी आपका 59 और 97। इसका जो है आप एचसीएफ फाइंड करेंगे तो बस एक ही आएगा, है ना, एचसीएफ एक ही रहेगा, तो मतलब हमारा आंसर डी करेक्ट होगा। अब देखिए इसे सिंप्लीफिकेशन बनाना हमें, तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे। चलिए यहाँ पे 10 प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 15 हो गया, 15 और ये -7, 15 में से 7 घटाइए तो 8। यहाँ तक हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, क्या आ गया है 8 आ गया है, प्लस में है 8 हम लोग के पास, और ये सिंबल है तो माइनस में हो गया 8। अब ये 6, तो क्या हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा, -2 और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस में 2, 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, तो माइनस में 5 और यहाँ पे 2 है तो घटाएंगे तो माइनस में 3, यानी आंसर हम लोग का राइट आंसर डी, ठीक है।
देखिए कह रहा है कि एक वृत्त है चतुर्भुज पी क्यू आर एस की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, जिसकी भुजा की लंबाई पी क्यू 2 सेंटीमीटर, क्यू आर 3 सेंटीमीटर, आर एस 4 सेंटीमीटर, पी एस की लंबाई कितनी होगी ये हमें बतानी है। तो चलिए हम लोग पी एस की लंबाई निकाल के देख लेते हैं कि कितनी हो जाएगी। देखिए पहले तो यहाँ पे एक चतुर्भुज को बनाएंगे हम लोग, ये बना। अब ये कह रहा ना ये ऐसे इसको सभी को टच करते हुए ऐसे बना हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे ये दिया है, सभी का नामकरण हम लोग डालते हैं, जैसे P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया, ठीक। जिसमें इसका दिया हुआ वैल्यू 3 दिया हुआ है यहाँ तक का, ये दिया हुआ है 4, ठीक, ये दिया हुआ है 2 आपका, ओके। अब देखिए इसमें जो भी दिया गया हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखिए कह रहा है कि पी क्यू 2, क्यू आर 3, आर एस 4 ये दे दिया, तो हमें पी एस की लंबाई ये वाली लंबाई बतानी है कितनी होगी, है ना। चलिए इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि पी क्यू प्लस लिखेंगे आर एस, ये इक्वल हो जाए किसके क्यू आर, और प्लस हो जाएगा पी एस के, होगा ना बराबर, ठीक। अब डालेंगे पी क्यू का वैल्यू 2 है, आर एस का वैल्यू कितना है 4 है, इक्वल क्यू क्यू आर का वैल्यू कितना है 3, और प्लस आप रखेंगे पी एस, तो पी एस। अब देखिए ये 6 और इधर आके घटेगा 3, मतलब क्या बताएगा सीधे 3, पी एस का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, तो आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है, ये भी सिंप्लीफिकेशन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले हम लोग ब्रेक करेंगे, ये माइनस में है तो माइनस में रहने दीजिए। अब चलिए इस दोनों को पहले ब्रेक करते हैं हम लोग। देखिए ये हम लोग यहाँ पे हमने चलो एक ब्रेकेट डाल दिया, तो माइनस में 8 और माइनस में 2 मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये 16 हो जाएगा, है ना, 16 हो जाएगा। और 16 कैसा आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ओके। 16 आ गया हमारे पास माइनस में, और ये 20 है तो घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 16, और ये 20 प्लस में है तो 16 आप घटाइएगा तो ये कितने हो जाएंगे 4 आ जाएगा। 4 कैसा आएगा तो पॉजिटिव में, क्यों, क्योंकि 20 12 है, यहाँ पे 16 तो माइनस में था। अब देखिए ये 4 मल्टीप्लाई बाय -5 करना है, 4 5 जा 20 है, 20 भी कैसा आएगा माइनस में, आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर डी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक -2 और 6 है। चलिए हम लोग निकाल के देख लेते हैं किसका है। पहला ही हम लोग ऑप्शन उठा के देख लेते हैं, है ना। पहला क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर -4x और -12, हमें क्या एक शून्यक -2 दिया हुआ है। चलिए अल्फा प्लस बीटा, हमें क्या आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा है -2 और +6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आएगा, आएगा ना। चलिए अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा -2 और गुने 6 कितने हो जाएंगे -12, ओके। अब देखिए इसे हम लोग रख के देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ओके, प्लस होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। देखिए एक्स स्क्वायर तो रहेगा माइनस, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4 4x, ओके, प्लस है तो प्लस रखेंगे हम लोग। अभी गुना किए हैं तो कितना -12 आया है इक्वल 0। तो आप देख रहे हैं ना एक्स स्क्वायर -4x और -12 इक्वल 0, ये बिल्कुल फुलफिल कर रहा है इसको, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन जाएगा, है ना। देखिए आगे कह रहा है क्या कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो चलिए समचतुर्भुज की क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल होता है इक्वल 216, जिसमें देखिए एक डायगोनल दिया हुआ है 24, तो आप रखेंगे 1/2 और गुने पहला दिया हुआ हमारा 24 और दूसरा तो हमें नहीं पता तो दूसरा निकालते हैं हम लोग, और यहाँ पे 216 भी दिया हुआ है, 2 से काटेंगे तो 12 टाइम में, D2 इक्वल आप बताएंगे कि 216 और बट्टे हो जाएगा 12, काटिए इसको, तो आप काटेंगे 3 से 4 टाइम में, 3 7 21 और 3 दूना 6, 4 से काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, मतलब कितने टाइम में 18 टाइम में, जो दूसरा डायगोनल हमारा निकल के आ गया वो 18 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, प्रत्येक भुजा की लंबाई बताना है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो आप बता देंगे कि 24/2, मतलब जो पहला डायगोनल है उसका
का होल स्क्वायर प्लस जो दूसरा डायगोनल हमारा निकला वो 18, 18 का आधा करिए का होल स्क्वायर, ये होता है ना, ये भुजा निकालने का ये रूट में हो रहेगा, तो ये 12 हो जाएगा, 12 का होल स्क्वायर 144 और प्लस 18 मतलब 9 हो जाएगा, 9 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो 81 बताइएगा ना, 9 का 81। चलिए ये दोनों को इंक्लूड करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 4 1 5, 8 4 12 है ना, और ये हो जाएगा 2, तो 225 किसका आता है, तो आप बताएंगे 15 का आता है, मतलब कि हमारा जो भुजा निकल गया वो क्या आ गया, 15 सेंटीमीटर। तो देखिए 15 है क्या, यस, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, 15 सेंटीमीटर है। देखिए 60 का 20% जो वो नंबर आएगा उसका 25% है ना, तो वो कौन सा नंबर है, चलिए हम लोग निकाल के देख लेते हैं। 60 का 20%, चलिए 60 का 20% कहने का मतलब है ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ये 2 जीरो से 2 काटिए यानी कितने हो जाएंगे, 6 दूना के 12 आ जाएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 12। अब यही 12 बोल रहा है कि हमें नहीं पता वो कौन सा है जिसका 25% है, तो इसे काटेंगे 25 से 4 टाइम में, ये 4 से गुणा हो जाएगा इसमें, तो x की वैल्यू कितना आ गई, 12 चौके 48, यानी वो संख्या कौन सी है 48, यानी ऑप्शन क्या बताएंगे, राइट आंसर सी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा, किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा बताइए। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जैसे कि हाँ, आपने देख रहा है कि 0 0 सभी में है, ठीक है ना, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, तो आप सोच रहे हैं कि 0 है तो सभी शांत होंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जैसे हम पहला ही ले लेते हैं 110 को, हमने 110 को लिए तो 11 गुने 10 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, ये 61 से यदि हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 से ये तो डिविजिबल होगा बट डेसिमल में आएगा, जो डेसिमल में आता है, जैसे देखिए इसे 5 टाइम्स में डिवाइड किए 55, घटाएंगे तो हमारे पास 6, ये कैंसिल, ये 0 आ गया, ये डेसिमल रहेगा हम लोग के पास, फिर 5 55, फिर 5 आएगा 0, फिर हम लोग 4 टाइम्स में 44 है ना, फिर घटाएंगे तो यहाँ से 6, ऐसे मतलब आते ही रहेगा इसका, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट नहीं काटा हम लोग से। तो देखिए सपोज कर लेते हैं हम लोग 5.54 आ गया, अब जो है हम 10 से डिविजन करेंगे तो ये 10 से तो इजीली मतलब वहीं पे रुक जाएगा ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, पूरे तरह से उसे रुक ही जाना चाहिए, ये आगे तरफ और बढ़ते जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं पहला। दूसरा देखिए हम लोग इसको भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ये 15 से भी काटेंगे तो यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन आएगा, देखिएगा 47 है ना, 15 से डिवाइड करते हैं 3 टाइम में 45, ये 2 आएगा, ये फिर 0, आप एक टाइम में मतलब दशमलव डाल के 15, यहाँ से 5 आएगा 0, यहाँ पे 3 टाइम में फिर 45, फिर आएगा यहाँ पे 5 है ना, फिर यहाँ पे आप आगे डालेंगे 0 डालिएगा तो फिर 3, मतलब आगे रिपीटेड होते ही रहेगा, इसको रोक नहीं सकते। फिर आइए अब इसका बारी है 12 और गुने 10 की, चलिए इसको हम लोग 57 को 12 से डिविजिबल करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये 9 और ये कैंसिल, ये 0, चलिए यहाँ पे डालेंगे डेसिमल 7 टाइम्स में 84, ये आ जाएगा 6 और 0, ये बिल्कुल कट जा रहा है, देख रहे हैं, इससे आगे जाएगा ही नहीं, मतलब ये हमारा यही है शांत दशमलव प्रसार, तो आंसर हम लोग का क्या सी निकल गया ना। देखिए आगे कह रहा है समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इक्वल 5 है, 4x प्लस 6y इक्वल 15 है, तो ये क्या होगा, अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई नहीं हल, इनमें से कोई नहीं। चलिए हम लोग बना के देखते हैं क्या आएगा इसका। पहला समीकरण क्या है हम लोग के पास, 2x प्लस 3y इक्वल कितना है 5 है। दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, 4x प्लस 6y इक्वल क्या है 15 है। ओके, देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन जो दिया हुआ है, पहला हम रखते हैं क्या कि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 डजंट इक्वल c1 अपॉन c2, रख के देखते हैं। इसका मतलब होता है ना कि कोई हल नहीं होगा, ऐसा मतलब यदि कंडीशन आ जाएगा तो यदि तीनों इक्वल होगा तो उसका अनंत हल होगा। चलिए हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि कोई हल नहीं है उसके लिए, तो ए वन क्या है, ए वन का 2, ए टू का क्या है 4 इक्वल बी वन, बी वन क्या है 3, बी टू का क्या है 6 डजंट इक्वल हम लोग रखते हैं 5/15, यहाँ पे 5/15 हमने रखा। अब देखिए ये जो है 2/4, क्या इसे छोटा कर सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, क्या इसे भी 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल 1/2 लिख सकते हैं, क्या इसे भी लिख सकते हैं, तो आप बताएंगे कि 5 एकम 5 और 5 नहीं 15, बिल्कुल नहीं लिख सकते, यानी हमें सीधे से पता चल गया क्या इसका कि कोई हल नहीं होगा, यानी आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर कोई हल नहीं होगा। देखिए
आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 4x⁻6 माइनस 5x⁻³ माइनस 3 को x³ -2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा, ये हमें बताना है। तो आइए हम लोग शेषफल देखते हैं क्या बचेगा, किससे डिवाइड करना है हमें, x³ और -2 से डिवाइड करना है, और वो कौन सा नंबर है, तो 4x⁻6 माइनस 5x³ और -3 इसी डिवाइड करना है। हम लोग ऊपर लिख लेंगे। सपोज यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, तो 4x³ से, तभी ना 4x⁻6 आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा हमारे पास 8, 5 और 2 और 8, 2 और 4 में करेंगे तो 8 आएगा, 8x³ आ जाएगा। चलिए माइनस ये प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये घटा लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3x², 3x³ और माइनस हो जाएगा 3, है ना। चलिए अब आगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो प्लस में 3 लिखिएगा, प्लस में 3 तो 3 और x में गुणा करेंगे तो 3x³ हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6 होता है। चलिए इसको माइनस, ये प्लस डाल देते हैं, ये कटेगा तो ये घटाएगा तो कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएगा। शेषफल कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया, यानी आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बन गया। देखिए आगे क्वेश्चन है कि इसे सभी को यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका मान क्या आएगा। देखिए पहले तो 30, 35, 21, 14 और 15 का LCM निकाल लीजिए आप, और नहीं यदि ऐसा हो रहा है तो आप सीधे से, ये माइनस वाला है और भी माइनस वाला है क्या, तो यस ये भी माइनस वाला है, माइनस वाले को एक जगह रख लीजिए और प्लस वाले को एक जगह रख लीजिए, इससे भी आप बना सकते हैं। आपको यदि डिफिकल्ट हो रहा है तो आप 2 लेकर के भी बना सकते हैं, 2 और 3 करके ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, हम आपको बताते हैं कौन कौन रखिए ताकि वो सुटेबल लगेगा आपको। देखिए पहला है, आपको बता दें 15 और 30, क्या ये दोनों सुटेबल नहीं है कि ये दोनों एक ही टेबल में आ जाएंगे, बिल्कुल अब बताएंगे कि ये दोनों एक ही टेबल में। अब देखिए 14, 21, 35 ये एक ही टेबल में आते हैं ना, तो इस तीनों को एक टेबल में रख लीजिए, आसान हो जाएगा बनाना। तो आप 3/15 में से घटा लेंगे 23/30 को। चलिए यहाँ पे हम बना के दिखाते हैं, 3/15 माइनस लिखेंगे हम लोग 23/30। पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे तीनों को। देखिए तो इसका एलसीएम तो 30 आ जाएगा, ये 2 टाइम्स यानी यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस ये हो जाएगा 23 ही रहेगा, तो घटाइएगा कितने आ जाएंगे आपके पास, माइनस में आ जाएगा 17 और बट्टे 30, ये देखिए माइनस में आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इस तीनों का हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इस तीनों का कैलकुलेट करेंगे तो 13/14, ठीक है, माइनस में है 19/21, माइनस में है, और प्लस में है 31/35। सभी का एलसीएम ले लेंगे तो कितने आ जाएंगे, 210 हो जाएगा, एलसीएम निकालिएगा तो। ठीक है, अब देखिए 14 से इसे काट सकते हैं, बिल्कुल इसी टाइम में काट सकते हैं, 13 में गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएगा, 195 आएगा, 15 टाइम्स में कटेगा, प्लस में हम लोग डालेंगे यहाँ पे कितना, प्लस नहीं माइनस है, यहाँ पे माइनस डालेंगे तो 19 में गुणा करेंगे तो 110 टाइम में, ठीक, प्लस है तो प्लस 31, 35 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 186। चलिए 195 और 186 जोड़ के और 190 घटा दीजिए तो कितने आ जाएंगे आपके पास, 191/210। अब देखिए हमारे पास पहले से है 17 क्या है 30, ये माइनस में है ना, और ये प्लस में आपका आ गया। तो ये देखिए क्या अब इसका हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, चलिए इसको हम लोग अब कैलकुलेट करते हैं। माइनस में 17/30 और प्लस में है 191/210, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 210। 210 ये कितने टाइम्स में, 7, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 119, और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है आपका 191, तो इसे घटाइएगा कितने आ जाएंगे, 72, प्लस में आएंगे क्योंकि 191 बड़ा है आपका। चलिए इसे काट के देखते हैं हम लोग, 12/35, इससे छोटा होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। कौन सा होगा, बी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 64, 28 और 96 का हमें महत्तम समापवर्तक बताना है ना, HCF निकालना है। चलिए यहाँ पे निकालते हैं हम लोग 64 का, पहले है मेरे पास 64, 64 का फैक्टर निकाल देंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, हमने निकाल दिया। चलिए आगे निकालते हैं 28, 28 के लिए निकालिएगा तो आप बताएंगे 2 दूना 4 और 4 सत्ते 28, इससे तो छोटा होगा नहीं, 96 का निकालेंगे तो आप बताएंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दिया आपके पास 96 आ जाएंगे।
देखिए मासा हम लोग फाइंड करेंगे जो सभी में कॉमन होना चाहिए। तो आप बताएंगे इसमें ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, और भी कॉमन है क्या? तो और है ही नहीं, मतलब हमारे पास एक निकला दो और एक निकला दो, यानी दोनों में मल्टीपल करेंगे तो क्या निकला? वो निकला चार, यानी हमारा HCF जो निकला वो होगा सिर्फ और सिर्फ चार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। HCF क्या होगा? चार होगा, जो तीनों में रहेगा। देखिए 72 का होल स्क्वायर करना है, यहाँ पे लिखा है 51 x 4, तो हमें x का यहाँ पे वैल्यू बता देना है कि क्या होगा x का वैल्यू। देखिए ये कैसे हम लोग बता देंगे, यहाँ पे हम लोग 72 का पहले होल स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा? 72 और गुन्ने 72 कितने आ जाएंगे आपके पास? 5184 आएगा, 5184 आएगा, कैलकुलेट करिएगा। तो x के जगह पे क्या आ गया? x के जगह पे आप बताइएगा 8 आ गया, यानी आंसर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर डी बन गया आपका। देखिए कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण कितना है? 58 डिग्री। तो दूसरा न्यून कोण हमें बता देना है कितना होगा। देखिए एक समकोण त्रिभुज का पूछ रहा है ना, देखिए बहुत ही सिंपल, कैसे बता देंगे आप? पहले तो यहाँ पे एक समकोण बना दीजिए, समकोण ये 90 हो गया, पहला क्या है? 58 है। देखिए ये दो हमारे एंगल पता है, तो क्या तीसरा नहीं बता दीजिएगा? तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, जिसमें 9, एक है 90 और एक है 58, दोनों को ऐड कर लीजिए, कितने हो जाएंगे? 8 और ये 14, मतलब एक है, ये दोनों का जोड़ 48 है, इसमें से घटा लीजिए 180 में से, तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 2 और ये 3, यानी हमारे पास बच गए, कितने बच गए यहाँ पे? 7 में से 3, हाँ बिल्कुल 32 आ गए, यानी आंसर हमारा सी करेक्ट आ जाएगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, 32 डिग्री आएगा। कह रहा है क्या? 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 410 मीटर की प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी ये हमें बताना है। मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? x मीटर है, ठीक है, हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है। तब हमारे पास चाल दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, कितना है? तो देखिए स्पीड हमारे पास जो दिया हुआ है 66, इसको हम लोग क्या कर लेंगे? तो इसे हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुना करना होगा, काटिए से 6 से 6 दिया और 6 से 11 टाइम, यानी आ जाएगा 55 और बट्टे 3 आ जाएगा, 55/3, है ना। ये 55/3 आ गया। अब जो है हमारे पास डिस्टेंस भी दिया हुआ है कितना? 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो ये 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और x जो है रेलगाड़ी की लंबाई को पार करने में उसे कितना समय लगता है? तो 30 सेकंड लगता है। यह किसके बराबर हो जाएगा? तो आप बता देंगे ये दूरी बट्टे समय ये चाल के बराबर होता है, तो 55/3 के बराबर हो जाएगा। 3 से काटेंगे 10 टाइम में कटेगा, ये क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए आप, तो कितने हो जाएंगे? 410 और प्लस x और गुना करिएगा तो 510 हो जाएगा, ये गुना उधर। अब देखिए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएंगे? 550 में से आप घटाइएगा 410 को, तो कितने हो जाएंगे? तो आप बता दीजिएगा यहाँ पे, ये 40 और ये एक, यानी 140, है ना। तो हमारा कितना आ गया? 140 क्या आ गया? वो ट्रेन की लंबाई आ गई, है ना। 140 क्या आ गया? हमारा ट्रेन की लंबाई। तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 140 मीटर। कह रहा है समानांतर श्रेणी 2 7 12 ऐसे दिया हुआ है, इसका प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा? चलिए निकालते हैं 10 पदों का योगफल क्या होगा। प्रथम पद तो दिया हुआ है, तो डिफरेंस दिया हुआ 5 हम लोग का, हमें निकालना है एस एन। चलिए यहाँ पे ए पहले लिख लेते, ए दिया है 2, डी दिया हुआ है 5, है ना। तो हमें निकालना है एस एन। एस एन बराबर क्या बताइएगा? n/2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2a प्लस हो जाएगा n-1 इंटू डी हो जाएगा, है ना। देखिए तो इसे सॉल्व करेंगे, एस एन कितना निकालना है हमें? ये 10 का वैल्यू बताना है ना। तो n का वैल्यू हमारा 10 दिया हुआ है, 10/2 रखिएगा। ए का वैल्यू भी दिया है 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस में n का वैल्यू 10 दिया हुआ, 10 में से 1 घटाइए तो 9 हो जाएगा, है ना। और गुने डी का वैल्यू 5 दिया हुआ है। चलिए आगे बनाते हैं, इसको काटेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5 और ये हो जाएगा 4 और प्लस 9 और गुने 5 करेंगे तो 45, 45 और 4 कितने हो जाएंगे? 49 और गुने 5, तो ये गुना करिए 45, ये 5 कैरी 4 हो गए और 20 4 24, यानी कितने आ गए? 245। देखिए है 245 ऑप्शन नंबर, तो आप बताएंगे यस 245 ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट, तो राइट आंसर ए बनेगा। आगे कह रहा है क्या? 15,000 की धनराशि पर 5 साल में 4500 रुपया के साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज की हमें रेट बता देना है कि कितना हो जाएगा। चलिए हम लोग रेट बता देते हैं कितना हो जाएगा। देखिए हमारे पास दिया हुआ है क्या? तो हमारे पास दिया हुआ है वो 4500 रुपया का ब्याज दिया हुआ है, ठीक है। गुने 100 करेंगे और हमारे पास मूलधन भी दिया हुआ कितना है? तो 15,000 है मूलधन,
और गुने हमारे पास समय भी है 5। अब हमें रेट बस निकालना है, तो रेट बराबर होता है SI इंटू 100 अपॉन होता है P इंटू टाइम। ये याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से बना पाइएगा आप, है ना। तो काटिए इसको, 3 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो और एक ये 3 जीरो काटिए, 15 से काटिए, 15 से 45, एक जीरो, 5 से काटेंगे ये 6 टाइम में, यानी रेट जो आ गया हमारे पास वो कितना आ गया, तो रेट जो आ गया हमारे पास 6% आ गया। ऑप्शन नंबर क्या बना, राइट आंसर बी करेक्ट बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए कि एक 16 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े हॉल के फर्श के लिए जो है 20 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर आकार की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। देखिए कितना सिंपल है यहाँ पे, लेकिन याद रखिएगा ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। ये बात यदि आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आसानी से बना पाइएगा। हम लोग सभी इसको मीटर सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेते हैं। 16 है मीटर तो इसको 2 जीरो से गुना कर दीजिए, सेंटीमीटर आ गया। 10 है मीटर तो 10 को 2 जीरो से गुना कर दीजिए, ये भी सेंटीमीटर में आ गया। अब जो हमें डिवाइड कर देना है किससे, तो ये 20 और गुने 10 से कर देना है, तो एक और दो जीरो कट गया, 2 से काटिए तो 8 टाइम में, यानी कितने संख्याएं होगी, तो वो होगी 8000, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिएगा, है ना। 8000 क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए देखिए सेक्शन नंबर 3 साइंस का है। क्वेश्चन है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है, किसके कारण जो है व्हाइट हो जाता है, तो आंसर बता देंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिएगा यहाँ पे। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, और CO तो पता है क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो ऑक्सीजन है, ये क्या है, ओजोन है ना। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन विस्थापन के परिमाण के बारे में सत्य है ना, कौन है सत्य बताइए। यह शून्य नहीं हो सकता है, बिल्कुल होता है, ये तो गलत है। यह तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है, हाँ ये बिल्कुल सत्य कहा गया है, यानी आंसर हम लोग का बी फुलफिल कर रहा है। देखिए प्रकाश की चाल इसकी आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित होता है, किस सूत्र से संबंधित होता है, तो आंसर बताएंगे कि चाल बराबर होता है आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य। क्या होता है, चाल बराबर आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य होता है। प्रकाश एक क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। आवृत्ति आवर्त काल का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो आवृत्ति क्या होती है, परिवर्तित नहीं होती है। प्रकाश का वेग आप बताइएगा कितने हैं, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है ना। श्वेत जो है प्रकाश श्वेत 7 रंगों का मिश्रण है। तरंग दैर्घ्य जो है तरंग द्वारा तय की गई दूरी है। देखिए कह रहा है कि पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है, बताइए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है, तो आंसर बताएंगे गोल्जी अपटर्स उत्तरदायी है। आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, गोल्जी अपटर्स होगा यहाँ पे। मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है, मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है बताइए, तो मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क जो है यहाँ पे है सिनेबार। आंसर ए करके बताएंगे, सिनेबार। सिनेबार का सूत्र क्या होता है, HgS होता है, क्या होता है, HgS होता है। मैलेकाइट कॉपर का अयस्क होता है ना। मैलेकाइट क्या होता है, मैलेकाइट यह जो होता है कॉपर का अयस्क होता है। मैलेकाइट का वैसे सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है Cu2CO3OH का होल ट्वाइस, ये होता है ना। आगे है कि गिब्साइट, ये गिब्साइट किसका है, तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है दोस्तों, किसका है, एल्युमिनियम का है। और क्रायोलाइट किसका है, तो क्रायोलाइट सोडियम का अयस्क है, किसका है, सोडियम का। देखिए आगे क्वेश्चन है कि जल कांच का मुख्य अवयव है, जल जो है कांच का मुख्य अवयव है। आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स बोलिएगा इसमें कि सोडियम सिलिकेट है, कौन है, सोडियम सिलिकेट है। आंसर हम लोग का बी करेक्ट बताइएगा, है ना। कांच जो है अति शीतित द्रव है, क्या है, अति शीतित द्रव है। जब सोडियम एवं कैल्शियम सिलिकेट को उच्च ताप पर द्रवित किया जाता है तो धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो उसे कांच का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए कह रहा है कि दमा मनुष्य शरीर के डैश का विकार है, किसका विकार है, तो आंसर बताएंगे यह श्वसन तंत्र का है दमा। आंसर बी करेक्ट बताइएगा। आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का कि जल के भीतर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, कैसा व्यवहार करता है बताइएगा, तो आंसर बता देंगे वो व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह, कैसा करता है, अवतल लेंस की तरह करता है। आंसर ए करेक्ट होगा आपका। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, कैसा नेचर होता है इसका, तो आंसर बताएंगे इसका नेचर होता है आभासी और सीधा होता है ना। आंसर ए करेक्ट बता दीजिएगा।
देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? कौन सी ग्रंथि है बताइए? तो आंसर बताएंगे अग्नाशय है। कौन है? अग्नाशय। आंसर सी करके बताइएगा, है ना। आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का कि स्टार्च किसका बहुलक है? स्टार्च किसका बहुलक है? तो स्टार्च आप बता दीजिएगा। यह बहुलक है ग्लूकोज का। किसका है? ग्लूकोज का। आंसर ए बता देंगे। ग्लूकोज सबसे सामान्य जो है एल्कोहेक्सोजोन है ना। निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक है? बताइए किसका सबसे ज्यादा है? तो आंसर बताएंगे यहाँ पे OS का है। आंसर से यहाँ पे सी करेक्ट बताइएगा। इसको क्या बोलते हैं? OS को ऑस्मियम बोलते हैं, है ना। इसमें सबसे ज्यादा किसका है? ऑस्मियम का है। पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होता है? बताइए मिट्टी से प्राप्त कौन सा होता है? तो आंसर बता देंगे मिट्टी से प्राप्त होता है नाइट्रोजन। आंसर ए करेक्ट बताएंगे। नाइट्रोजन प्राप्त होता है मिट्टी से। आगे क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में वस्तु के द्वारा वस्तु यदि ध्रुव पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? बताइए कहाँ पे बनेगा? तो आंसर बता देंगे यह कहाँ पे बनेगा? पोल पर बनेगा। आंसर डी मतलब ध्रुव पे बनेगा, है ना। देखिए उत्तल जैसे दर्पण में आपको बता दें जैसे अनंत पे वस्तु रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा और उसकी प्रकृति बहुत ही छोटा होगा, मतलब बहुत छोटा बनेगा। यदि अनंत और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा और वो भी छोटा ही बनेगा। देखिए आगे जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या हो जाएगा? यह गोला क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे यह गोला जो है इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। क्या गंवाएगा? इलेक्ट्रॉन को। आंसर ए करेक्ट बता दीजिएगा। आगे है TNT एक क्या है? TNT क्या है? तो TNT बताएंगे एक विस्फोटक है। आंसर डी करेक्ट बता दीजिए। क्या है? TNT एक विस्फोटक है। यहाँ पे कह रहा है क्या कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 38 वाला तत्व उपस्थित होगा। बताइए किसमें उपस्थित होगा? तो आंसर बताएंगे कि 2 के ए समूह तथा 5वें आवर्त में होगा। आंसर ए करेक्ट बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग का क्या कि श्वासनली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? बताइए किसका है यह भाग? तो आंसर बताएंगे श्वसन तंत्र का। आंसर सी करेक्ट बताएंगे श्वसन तंत्र का है। कह रहा है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? किसके द्वारा बदल दिया जाता है? तो आंसर बताएंगे जाइमेज के द्वारा बदल दिया जाता है। आंसर सी करेक्ट बताएंगे। दूध का घटिया स्रोत बताना है। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो आंसर बताएंगे कैल्शियम तो होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन विटामिन सी का नहीं, ये तो खट्टा होता है दोस्तों। आंसर सी बताइएगा। देखिए अब आगे जो सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 4 सोशल स्टडीज। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या है? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? खारवेल का संबंध किससे था? तो आंसर बता देंगे यह था चेदी वंश से। किस वंश से? चेदी वंश से। आंसर बी बताइए। खारवेल के संबंध में जानकारी जो हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। यह अभिलेख जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो उदयगिरी की पहाड़ी में स्थित है। कह रहा है कि उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित था? किस राज्य में स्थित था? तो आंसर बताएंगे बिहार में। उदंतपुरी कहाँ पे? बिहार में स्थित था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने बिहार में उदंतपुरी में एक मठ और शिक्षा केंद्र का निर्माण करवाया था। धर्मपाल ने भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण भी करवाया। पाल शासक जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, है ना। और गुजराती कवि जो थे सोडल ने धर्मपाल की उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि दिया था। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा है? यह किसने लिखा है? तो W हंटर ने लिखा है। कौन लिखा है? W हंटर। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? इसमें सबसे ज्यादा होता है? तो आंसर बता देंगे जलोढ़ मिट्टी में होता है ना। एलुवियल सॉइल में होता है। आंसर बी करेक्ट बताइएगा। देखिए जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? बताइए जनसंख्या के घनत्व से क्या समझते हैं? तो जनसंख्या घनत्व से ये हम लोग समझते हैं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या का बिल्कुल गलत है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। आंसर हम लोग का बी ही करेक्ट बनेगा कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, यही हमारा डेंसिटी मतलब घनत्व बताता है। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। डैश सूची से संबंधित है। बताइए किस सूची से संबंधित है?
तो आंसर बता देंगे, यह संबंधित है समवर्ती सूची, है ना। और राज्य सूची और संघ सूची, ये स्थानीय सूची होता ही नहीं दोस्तों, ठीक है। यही 3 सूची है हमारे में, और 3 में समवर्ती सूची आ जाएगा आपका। देखिए आगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग के सांसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? कौन सा है अनुच्छेद बताइए? तो वो अनुच्छेद नंबर है 324। आंसर डी करेक्ट बताएंगे। अनुच्छेद 324 में कहा गया है, यदि 214 के बारे में पूछा जाए कि 214 में तो राज्य में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है, 314 में क्या है? तो 314 में बताइएगा कि कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध है ना। जैसे 341 में पूछा जाए क्या है? 341 और 342 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति के आदेश और आदेशों के द्वारा जो अनुसूचित जाति और जनजाति को निर्धारित किया जाता है ना। और आपको बताया 343 में क्या है? 343 में क्या है? 343 में बता दें, संघ की राज्य भाषा का उल्लेख किया गया है। आगे है कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत है ना। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है कुछ सीमाओं के अंतर्गत है, बताइएगा। तो आंसर बताएंगे कि मौलिक अधिकार के रूप में, गारंटी के रूप में। तो आंसर ए करेक्ट बन जाएगा, है ना। और 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, 86वां संशोधन 2002 में, यह इसके अधीन जो है निःशुल्क शिक्षा को अनुच्छेद 21 के क, कितना? अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया है ना। देखिए आगे कह रहा है कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? किसके शासनकाल में आया था वो? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। आंसर सी करेक्ट बताएंगे। देवराय द्वितीय के शासनकाल कब से कब तक था? तो 14 से 2200 लेके 1446 तक इसका शासनकाल रहा था, है ना। यह जो था फारसी ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर राज्य की यात्रा किया था। इसके अनुसार जो है विजयनगर विश्व का सबसे शानदार नगर था। देखिए, और विजयनगर राज्य का स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का। कब किए थे? 1336 ईस्वी में किए थे। और इसकी राजधानी तुंगभद्रा नदी तट पर हम्पी में थी। आगे है क्या कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आंसर बताएंगे अनैमुदी है। आंसर ए करेक्ट बताएंगे, अनैमुदी है। अनैमुदी जो है, अनैमुदी की चोटी अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। अनैमुदी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत में गन्ने की खेती का उदाहरण बताइए कैसा है? गन्ने की खेती का उदाहरण कैसा है? तो आंसर बता देंगे, यह जो है संचित कृषि का उदाहरण है। आंसर सी करके बताएंगे। भारत में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। और कितने साल बाद ये होता है? 1 साल टोटल इसका समय लग जाता है उत्पादन होने में। और यह कैसी फसल है? नकदी फसल है। कह रहा है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाले चिड़िए के समतुल्य है। यह कथन किसने कहा है? किसने कहा है यह कथन? तो आंसर बताएंगे, यह कही है सरोजिनी नायडू। आंसर डी करेक्ट बता दीजिएगा। क्वेश्चन से क्या है कि भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ बताइए किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 1 में है। आंसर ए करेक्ट बताएंगे, अनुच्छेद 1। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? दसवंत और बसावन किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? तो आंसर बता देंगे, यह अकबर के दरबारी थे। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। निम्नलिखित में संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 और 56 में हुआ था। आंसर डी करेक्ट बताएंगे। ब्रिटिश शासन के काल में आदिवासियों के विद्रोह में संथाल का विद्रोह सबसे प्रभावी रहा था। आगे क्वेश्चन से क्या, 1919 में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय डेविड लॉयड जॉर्ज था। कौन था? डेविड लॉयड जॉर्ज था उस समय। भारतीय शासन एक्ट 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार नाम से भी जाना जाता है इसे। इस एक्ट में प्रथम बार प्रस्तावना शब्द का प्रयोग हुआ था। इस एक्ट के द्वारा प्रथम बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार मिला। इस एक्ट के द्वारा प्रथम बार सदन में द्विसदनी बनाया गया। राज्य परिषद का भी गठन किया गया। भारत शासन एक्ट 1919 के द्वारा राज्यों को दोहरी शासन प्रणाली लागू किया गया और 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा राज्य में द्वैध शासन समाप्त हो गया और इस एक्ट के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। कह रहा है खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है, ये हमें बताना है। तो आंसर बता देंगे क्या सही है जोड़ा? तो लाइमस्टोन जो है कैमूर। आंसर ए बिल्कुल सही है। लाइमस्टोन जो है कैमूर में पाया जाता है। लाइमस्टोन जो चूना पत्थर हम बोलते हैं, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है यह। देखिए, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन नहीं सही है बताइए? तो आंसर बता देंगे क्या, ऑयल रिफाइनरी बरौनी ये बिल्कुल सही है। सीमेंट बंजारी में बिल्कुल सही है।
फर्टिलाइजर भौराही ये भी सही है, लेकिन रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर ये बिल्कुल गलत है ना, यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो आंसर हम लोग का डी करेक्ट होगा। देखिए आगे है क्या, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था बताइएगा। तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव थे। आंसर ए करेक्ट बनाएंगे, कौन? नान्यदेव थे, है ना। और कर्नाट वंश बता दें वर्ष 1097 में बिहार में पाल शासनकाल के पतन के बाद ही जस्ट यह तिरहुत में कर्नाट वंश का उदय हुआ था। कह रहा असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? कौन पटना कॉलेज छोड़े थे असहयोग आंदोलन के दौरान? तो आंसर बताएंगे जयप्रकाश नारायण जी छोड़े थे। आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताएंगे। आगे क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट जो सेक्शन आता है हम लोग का सेक्शन नंबर 5 जनरल इंग्लिश है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब ही क्या होता है? ब्लेंड का मतलब होता है मिश्रण, बनाना, मिलना, है ना। तो बताइए इसका क्या होगा हमें साइनोनिम? साइनोनिम इसका बता दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी मर्ज, है ना, मतलब मिलाना होता है इसका भी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यू हैव पैक्ड योर वार्म क्लॉथ्स, है ना, मतलब तुम पैक कर लो अपने गर्म जो है कपड़े हैं उसे पैक करने के लिए बताया गया। तो यानी क्या होगा? हैवंट यू, है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या होगा? हैवंट यू होगा। यहाँ पे क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाएगा, है ना। देखिए आगे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन है हमारे पास। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज ड्रॉप मी होम इन योर कार। क्या कृपया मुझे मतलब कि मेरे घर ड्रॉप कर सकते हो तुम अपने कार में। तो क्या बताइएगा इसका नरेशन? नरेशन बनाएंगे क्या कि ही रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट किया, प्लीज जैसे आ जाए सीधे आप समझिए रिक्वेस्ट कर रहा है कि ही रिक्वेस्टेड मी टू ड्रॉप हिम होम इन माई कार। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। सिलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। कौन है मिस स्पेल्ड यहाँ पे? आइए देख लेते हैं हम लोग। क्रिकेटर तो बिल्कुल सही है, मेंटोर भी सही है, सुपीरियर भी सही है, मतलब यहाँ पे हम लोग का गलत है, प्रेजेंटर गलत है। तो प्रेजेंटर होना क्या चाहिए था? मतलब पेश करने वाले को कहते हैं हम लोग, है ना। तो इसका क्या बनेगा? प्रेजेंटर का बताएंगे यहाँ पे टी ओ नहीं बल्कि टी ई आर होता है ना प्रेजेंटर का, है ना। तो इस कारण यहाँ पे गलत है दोस्तों। तो आंसर हम लोग का बी करके बताएंगे। देखिए सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम, हमें बताना है किसका? शंबर का। शंबर मतलब होता है क्या है? निराशाजनक, है ना। शंबर मतलब होता है निराशाजनक। तो इसका जस्ट उल्टा क्या बताएंगे? चीयरफुल मतलब खुश, प्रसन्नता। तो आंसर नंबर सी करके बताएंगे। देखिए फिल अप द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एंटोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड। क्या है हमारे पास? वी बिलीव दैट दिस इंसिडेंट हैज बीन एक्सग्रेटेड सो डैश इट। तो देखिए यहाँ पे एक्सग्रेटेड का क्या मतलब कहा गया है? एक्सग्रेटेड का मतलब है यहाँ पे क्या? बढ़ाया हुआ। तो इसका जस्ट एंटोनिम क्या बताएंगे? मतलब कमी हुआ। तो कमी किस में होगा? तो अंडरस्टेट मतलब होता है कमी होना। तो आंसर नंबर डी करेक्ट यहाँ पे हमें बता देंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। ओके आइए हम लोग वॉइस बनाते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इफ द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स अब्सॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे? आंसर्स बता दीजिएगा इसका कि द कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्सॉर्ब बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स। आंसर्स ए करेक्ट बता देंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। क्या है? फ्लो फ्लो शूट। फ्लो शूट का मतलब क्या होगा यहाँ पे? फ्लो शूट का मतलब होता है अनुकरण करना। तो आंसर्स क्या बताएंगे? टू द सेम एज अदर, है ना, टू द सेम एज अदर। आंसर्स यहाँ पे बी करेक्ट बता देंगे, डू द सेम एज अदर। Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of word। क्या है? A low area of land between hills। बताइए उसे क्या कहते हैं हम लोग? मतलब दो पहाड़ियों के बीच की जगह। तो आंसर्स बताएंगे उसे वैली कहते हैं हम लोग। आंसर्स ए करेक्ट बताएंगे, उसे वैली कहते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। क्या है? स्विम विद द टाइड। स्विम विथ द टाइड इसका मतलब क्या होता है? स्विम विद द टाइड का मतलब होता है सामाजिक तौर तरीके के अनुसार चलना। यानी आंसर बताएंगे एग्रीड विद द पॉपुलर ओपिनियन। आंसर सी करेक्ट बताएंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दे एंजॉयड डैश द सन राइजिंग फ्रॉम द हिल्स। तो आंसर्स क्या होंगे यहाँ पे? आंसर्स होंगे वॉचिंग। आंसर्स यहाँ पे सी करेक्ट होगा, वॉचिंग। Select the correct pair. Select the correct pair of word for the blank in the given sentence।
कह रहा आई विल डैश अ न्यू पर्स फ्रॉम द शॉप ऑन द डैश पास रोड। तो आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे हो जाएगा बाई और यहाँ पे होगा बी वाई बाय, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द गिवन सेंटेंसेस। अ डैश इज नेचुरल एनिमल एंड अ डैश इज नीडेड फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट। तो आंसर्स क्या बताएंगे, यहाँ पे आंसर्स बताएंगे बैट, यहाँ पे बैट, यहाँ पे भी बैट होगा, यानी आंसर्स हम लोग का डी करेक्ट होगा, है ना। यहाँ पे बैट दो है, दोनों जगह पे अलग अलग प्रयोग किया गया है। एक जगह बैट का मतलब चमगादड़ के लिए, और दूसरी जगह जो यहाँ पे जो रात में उड़ता है ना, क्योंकि रात्रि में उड़ता है, और दूसरा जो है बैट हम लोग बल्ला का उपयोग किए हैं यहाँ पे, नीडेड फॉर द गेम ऑफ द क्रिकेट, यहाँ पे क्रिकेट का बल्ला का यूज किए हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कह रहा है कि हर फेस वॉज डैश आफ्टर सीइंग द हाउस इन सच कंडीशंस। बताइए क्या बताएंगे यहाँ पे, आंसर्स यहाँ पे होगा ब्लू, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लू ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर, ये बताइएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देखिए इसमें क्या है, द गार्ड इनसाइड द गार्ड insisted डैश seeing the ID card of the visitor। तो बताइए क्या यहाँ पे होगा ऑप्शंस, ऑप्शंस यहाँ पे बताएंगे ऑन, है ना, यहाँ पे ऑन होगा करेक्ट आंसर। ए का यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, ऑन या फिर अपॉन भी रहता तभी यहाँ पे चल जाता, बट यहाँ पे ऑन है तो ऑन का यूज करेंगे हम लोग। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है, विलियम कुड नॉट स्टॉप डैश अगेंस्ट द कमेंट ऑफ द ऑफिस। तो बताइए क्या यहाँ पे फुलफिल करिएगा, आंसर बताइएगा क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, है ना, रिएक्टिंग होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे, रिएक्टिंग अगेंस्ट द कमेंट ऑफ द ऑफिसर, आंसर डी करेक्ट होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक विद द सिनोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड। क्या है, द फिल्म वाज अ फनी adaptation of an old classic, the dash description was well received by the audience। तो आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे, आंसर्स बताएंगे ह्यूमेरियस, ऑप्शन नंबर बी बताएंगे ह्यूमेरियस हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या होता है, हास्य पद होता है, फनी मतलब भी हास्य पद ही होता है। हमें नॉन फाइनाइट वर्ब बताना है इसमें। नॉन फाइनाइट क्या है, देखिए पढ़ते हैं, नोइंग हर सी इज अनलाइकली टू टेक एनी हेल्प। तो बताइए इसमें नॉन फाइनाइट कौन सा है, तो नॉन फाइनाइट यहाँ पे नोइंग बताएंगे, आंसर ए करेक्ट होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है, द मिनिस्टर रीच्ड the venue of the program before time which dash wonder and away among the organizers। तो आंसर्स क्या बताएंगे, यहाँ पे ऑप्शन क्रिएटेड होगा, ऑप्शन नंबर डी बताएंगे क्रिएटेड। देखिए कह रहा है क्या कि व्हेन लीला डैश होम द पैरोट डैश अवे ऑलरेडी। बताइए क्या होंगे यहाँ पे फुल, तो यहाँ पे बताएंगे व्हेन लीला रिटर्न्ड होम द पैरोट हैड फ्लोन अवे ऑलरेडी, है ना। जब वो घर लौटी तब पहले ही वो अपने रास्ते उड़ चुका था, कौन, तो पैरोट। तो आंसर हमारा डी करेक्ट बता दिएगा। देखिए आगे जो सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 6, और वो है हम लोग का कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या है, कह रहा है कि अनिल का कद जो है सनी से लंबा है, ठीक है। सनी का कद जो है बेबी से छोटा है। अनिल का कद बॉस से लंबा है, जिसका कद सनी से छोटा है। बेबी का कद अनिल से कद से छोटा है। यह बताएं कि किसका कद सबसे छोटा है। चलिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, अनिल है, अनिल को रखते हैं। अनिल जो है सबसे लंबा, उसके बाद बेबी का बारी है, उसके बाद जो है कौन है, सनी है, उसके जस्ट बाद कौन है, बॉस, बॉस है ना। तो अब देखिए हमें पूछा गया है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन दिख रहा है, यहाँ से बॉस दिख रहा है। आंसर्स क्या बनेंगे, डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमें बताया गया इसमें क्या कि इसको ये लिखा गया, कुछ भाषा में इसको ये लिखा गया, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एस का 9 लिखा गया है, इतना तो कंफर्म है। 9 से शुरू होने वाला ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, या तो बी या तो डी आएगा, ठीक। अब देखिए ई का क्या लिखा गया है, तो ई का 1, 9 के बाद 1 आना चाहिए, 5 दिया होगा, यानी आंसर हम लोग का डी करेक्ट बन जाएगा। देखिए नीचे दिए गए आरेख में हमें बताना है स्त्रियों, माताओं और इंजीनियरों के बीच में बताना है कौन सा ये आरेख बनेगा। तो कौन सा आरेख बनेगा, तो आप बताएंगे कि जो माताएं हैं वो स्त्रियां ही हैं,
और कुछ माताएं और कुछ स्त्रियां इंजीनियर हो सकती हैं। यानी आंसर हम लोग का क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बनेगा। देखिए निम्नलिखित में कितने त्रिभुजों की संख्या है ये हमें बताने हैं। इस वीडियो को पॉज करिए और काउंट करके बताइए। टोटल आपको त्रिभुजों की संख्या 12 निकल जाएंगे। यहाँ पे आप काउंट कर लेंगे बहुत इजी से, एक में 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऐसे काउंट कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखेंगे। कह रहा है कि एक लड़के का परिचय कराते हुए लड़की कहती है, वह मेरी माँ की इकलौती बहन का बेटा है। तो वह लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है, कैसे संबंधित है, उसका भाई है। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। ए से जेड तक वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का मान जो है 1 से 26 तक दिया गया है। तो बताएं कि निम्नलिखित शब्द में कौन सा मान क्या होगा। निम्नलिखित शब्द का मान क्या होगा बताइएगा। तो देखिए इसका 1 होता है, इसका 12, इसका 16, इसका 8, इसका 1, इसका 2, इसका 5, इसका 20 और इसका 19, सभी को इंक्लूड कर दे हैं तो 84 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यदि परसों बृहस्पतिवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा बताइए, कौन सा दिन होगा। बृहस्पतिवार होगा, बृहस्पतिवार था और कल के 4 दिन बाद, तो वो बृहस्पतिवार ही तो आएगा। आंसर हम लोग का बी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर है जो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के बाद आता है और दाएं से 13वें अक्षर से पहले आता है। तो कौन होगा। यदि 12वें के बाद पूछिएगा तो 13 एम आता है, और इधर से पूछिएगा तब भी ये एम ही आता है, यानी वो कौन सा है, वो एम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। देखिए कह रहा है कि खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी एक स्थान से ऊपर से 8वां है, ऊपर से 8वां है, नीचे से 84वां है, नीचे से 84वां है। कुल प्रतियोगिता में संख्या बताना है, बस ये दोनों को इंक्लूड करिए तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 92। 92 में से एक घटा दें क्योंकि एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट किया गया, तो 91 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 4 मीटर चलता है, उत्तर की ओर 4 मीटर चला, ठीक है, और वह दाएं मुड़ जाता है और 2 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 2 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 मीटर ही चलता है, ठीक है। इसके बाद वह फिर जो है दाएं मुड़ जाता है और 2 मीटर चलता है, मतलब यहाँ पे आ गया। अब बताएं कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से यह किस दिशा में है, तो उत्तर में तो है आंसर नंबर एक करेक्ट बता दीजिएगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।